नमस्कार दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग संघ की न्यायपालिका से शुरू करते हैं। देखो हम लोगों ने 123 तक ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर आप चैनल पे वीडियो देख लेना। मैंने इतना डिटेल पढ़ा दिया है कि आपको अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो संविधान की पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर आप सीधा एमसीक्यू में चले जा सकते हो। ठीक है, इतना ही जरूर आपके लिए पढ़ना है। समझ रहे हो ना? आपको कोई डिटेल में यूपीएससी का एग्जाम नहीं देना है जो आपको टेंशन लेना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग शुरू करते हैं 124 से। देखो 124 हम लोग को शुरू करना है। तो वो कह रहा है 124 में ना उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया। हमारा जो संविधान है उसमें 124 जो है ये कहता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होगा, जो भारत का सर्वोच्च न्यायिक हाईएस्ट जुडिशरी अथॉरिटी होगा। ठीक है, इसमें क्या होंगे? मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और अन्य न्यायाधीश जजेज होंगे। ये बोला गया है हमारा अनुच्छेद 124 में। देखो इसमें ये भी बोला गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया जाएगा, जो पूरे देश में न्याय की अंतिम सर्वोच्च संस्था होगी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जब संविधान लागू हो गया था ना, उसके 2 दिन बाद। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 1950 को मैं इस नहीं लिख पाता हूँ ना, तो क्या स्पेस नहीं रहता। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। ठीक है, इसमें क्या होती है ना, एक मुख्य न्यायाधीश होता है। आपको पता होना चाहिए उस समय जब 2050 चल रहा था, 2050 की मैं बात कर रहा हूँ, 2050 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, तो टोटल मिला के 8 होते थे। लेकिन वर्तमान की स्थिति में आप देखोगे तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो टोटल कितने न्यायाधीश हो गए हैं? 34 न्यायाधीश हैं। तो अभी वर्तमान स्थिति में आप देखोगे तो 34 न्यायाधीश है हमारे पास। ठीक है, पहले क्या होती थी ना, एक न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में आप देखोगे तो एक न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है, तो टोटल 34 न्यायाधीश है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ एक्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया जाता है। अब देखो सब कुछ 124 में ही है भाई, ऐसा नहीं कि मैं अलग से बता रहा हूँ, 124 में सब कुछ है। देखो 124 में कहा गया ना, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इसकी नियुक्ति ही राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसकी सलाह अगर देखोगे ना, तो जो भी है ना, राष्ट्रपति की नियुक्ति के समय जो भी होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होती है ना, और जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है। ठीक है, और ये पता है आपको कि ये कोलेजियम्स प्रणाली के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, मतलब इसमें 4 वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर एक नए न्यायाधीश की घोषणा करते हैं। इनका कार्यकाल क्या होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है ना, वो अपने पद पे कब तक बना रहेगा? 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वो बना रहेगा, जब तक वो स्वेच्छा से रिजाइन न दे दे। ठीक है, अगर इसको हटाने की प्रक्रिया है तो 124 में ही हटाया जा सकता है। 124 4 के तहत हटाया जाता है। ठीक है, इसकी वेतन और भत्ते आगे चलते हैं। 125, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और पूरा गठन की व्यवस्था 124 में किया गया है। अब आते हैं 125। देखो 125 में कहा गया है कि न्यायाधीश साहब जी को वेतन मिलेंगे। वेतन तो मिलेगा ना भाई, वो काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीश हैं, तो सबको वेतन की व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 125 में। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंपल समझो ना कि जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय है ना, उसके जो भी वेतन होंगे, भत्ते होंगे, अवकाश होंगे, वो सब अधिकार किसको है? 125 के तहत दिया गया है। देखो इसमें ये सुनिश्चित भी करना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे ना, वो आर्थिक रूप से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, ताकि किसी के बाहरी दबाव से निष्पक्ष अन्याय ना दे सके। समझ रहे हो ना? मतलब इनको सैलरी अच्छा टाइम पे मिले, सब कुछ अच्छा मिले, ताकि पैसा के लालच में गलत कदम ना उठा ले, ये बोला गया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ।
तो इसके मतलब है ना कि सर्वोच्च न्यायालय के जो भी है वेतन, भत्ते, सैलरी, अलाउंस, वो सब कहाँ से मिलता है? भारत के समेकित निधि से दिया जाता है। ठीक है, बहुत तरह के है। तो आप सीधा हिंदी में समझो ना कि सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश है उनके वेतन, भत्ते, अवकाश, छुट्टियां सब देखो इसमें वेतन और आदि, आदि की बात किया गया। तो आदि का मतलब ये नहीं कि वो वाला आदि, आदि का मतलब ना कि वेतन मिलेगा, भत्ता मिलेगा, अवकाश मतलब छुट्टियां मिलेगी और सुविधाएं मिलेगी, सब 125 में बोला गया है। ठीक है, पता है इन लोग को बहुत छुट्टी मिलता है। सबसे पहले तो सरकारी आवास मिलेगा, एक कार ड्राइवर की सुविधा होती है, फिर मेडिकल फैसिलिटी आपको इसको दिया जाता है, समझ रहे हो आप, मेडिकल फैसिलिटी दिया जाता है, फिर पेंशन दिया जाता है, बहुत कुछ दिया जाता है, समझ रहे हो। तो ये सब 125 के तहत है, सब 125 के तहत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं 126। देखो 126 में कहा गया है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। देखो इसमें क्या होती है ना, ध्यान से समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल से ये इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है ना, कार्यकारी 126 को समझते हैं। यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो अस्थायी रूप से अपने कार्य करने में असमर्थ हो जाए, जैसे मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो सही से काम ना करे अस्थायी रूप से, या उसकी पद जो है वो अस्थायी रूप से रिक्त माना जाए, तो जो भारत के राष्ट्रपति महोदय जी होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय के रूप में एक करवाहा मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त करेगा। तो ये किसमें दिया गया है? 126 में, मतलब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेगा, जिसको करवाहक मुख्य न्यायाधीश भी बोल सकते हो। इस अनुच्छेद इसलिए बनाया गया है ना कि किसी कारणवश मान लो अस्थायी रूप से वो काम नहीं कर पा रहा हो, बीमार हो गया हो, विदेश यात्रा चला गया हो, या छुट्टी पर हो, या रिक्त या इस्तीफा दे दिया हो, या रिक्त माना जाते हो, तो ऐसे स्थिति में न्यायपालिका का काम नहीं रुके, इसलिए राष्ट्रपति अस्थायी रूप से किसी अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश को करवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। ठीक है, ये दिया गया है अनुच्छेद 126 में। कब नियुक्त किया जाता है? ऐसा कब हो सकता है? जब बीमार हो गया हो, छुट्टी पर हो, या किसी कारणवश वो विदेश चला गया हो, या उसकी पद रिक्त हो, तो या सेवा निवृत्त हो गया हो, या निधन हो चुका हो, तो कर सकता है। कौन बन सकता है? तो वही कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश वही बन सकते हैं ना, जो करवाहक मुख्य न्यायाधीश वही बनता है जो वही न्यायाधीश होते हैं जो मुख्य न्यायाधीश के बाद सीनियरिटी क्रम के रूप में दूसरे नंबर पे आते हैं, क्योंकि यहाँ कॉलेजियम सिस्टम चलता है ना, इसीलिए। इसका टेन्योर क्या होता है? इसका कार्यवाहक टेन्योर क्या आप देखोगे ना तो अस्थायी होता है। ये तब तक रहेंगे जब तक कि कोई नया मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यभार पुनः संभाल ना लेते या नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ना हो जाए, समझ रहे हो ना। शक्ति एंड पावर तो सब सेम ही रहेगा, क्योंकि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है ना, तो जो भी मुख्य न्यायाधीश के सारे अधिकार होंगे, शक्तियां होगी, सब मिलेगी, सब इनको मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं 127 पे। देखो 126 के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया। 127 में देखो क्या कहा गया है, तथत न्यायपूर्ति की नियुक्तियां। तथत न्यायपूर्ति, तथत मतलब समझते, देखो इसका थोड़ा सा वर्ड आपको अलग दिखाई देगा ना कि कानून वाले हैं, तो मैं आपको देसी भाषा में मैं अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपको कोई किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो 127 में कहा गया है, 127 में देखो ये कहा गया है कि जो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है, मतलब 126 है ना, वही 127 से रिलेटेड है। यह अनुच्छेद व्यवहारिक या क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि अगर कभी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की कमी हो जाए मतलब और भी न्यायाधीश की जरूरत पड़े तो न्यायिक कार्यवाही न रुके, इसके लिए 127 की व्यवस्था किया गया है। मतलब कह रहे हो ना, इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किसी कारणवश पर्याप्त न हो, या किसी मामले को निपटाने के लिए
और अधिक न्यायाधीश की आवश्यकता महसूस हो रहा हो, तो ऐसे में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति लेंगे, राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा और अस्थायी रूप से, टेम्पोररी रूप से सर्वोच्च न्यायालय के अस्थायी रूप से जज की नियुक्ति कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 127 में कहा गया। समझो, मतलब नहीं होता है कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के मामले बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है, तो ऐसे में देखते हो ना काम बहुत बढ़ गया। अरे ऐसे समझो कि कोई कंपनी में मान लो वर्कर 100 थे और काम बहुत ज्यादा हो गया, तो नहीं देखते हो टेम्पोररी लेवल पे या देखते हो ना हायर कर लेते हैं, बस यही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ बहुत प्रोसेस के तहत होता है। तो किसी कारणवश अनुपस्थित होने पर सुनवाई में देरी हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में ये शॉर्ट पीरियड के लिए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। नियुक्त करने का क्या रूल होती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन सिफारिश जो होती है ना वो मुख्य न्यायाधीश देते हैं। कौन बन सकता है, तो वही जो केवल वही बन सकता है जो उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश हो, सिटिंग जज हो, या लेखन से संबंधित या कॉन्स्टिट्यूट हो सकता हो। इसकी प्रक्रिया राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसकी कार्यकाल क्या होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता क्योंकि कुछ ही महीने या कुछ ही दिनों के लिए बनाया जाता है। वही है, अस्थायी न्यायाधीशों की शक्ति सारा कुछ मिलेगी, वही वेतन भत्ता सुविधा सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 127 में दिया गया है। ठीक है, 128 में देखो क्या कहा गया। 128 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के बैठकों की सेवा नीति की न्यायाधीशों की अनुपस्थिति, उच्चतम न्यायालय में बैठकों में सेवा निर्वित न्यायाधीशों की उपस्थिति। देखो इसमें क्या कहा गया कि अगर कोई भारतीय संविधान में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, रिटायर्ड जज जिसको बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को पुनः रीअपॉइंटमेंट करने से संबंधित है। मतलब ये अनुच्छेद ये बोलता है कि अगर न्यायिक व्यवस्था को निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी और इफिशिएंसी बनाना है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के मामले बहुसंख्या ज्यादा बढ़ गए हैं, तो जो भी रिटायर्ड जज होते हैं, देखते हो ना रिटायर्ड जज हो होते हैं, उनको फिर से बुलाया जा सकता है। मतलब ना जो भी रिटायर्ड जज है उसको रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पुनः नियुक्ति कर सकते हैं। समझ रहे हो, सिंपल भाषा में मतलब कह सकते हो ना कि भारतीय संविधान का जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो मामला है वो बहुत अधिक हो चुका है, तो जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वो जो प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट होंगे, वो जो भी रिटायर्ड जज होंगे वो पहले सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुके हैं, उनको बुलाया जा सकता है कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में बैठक करे और कार्य करे। ठीक है, ये अनुच्छेद 128 में बोला गया है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया। नियुक्ति करने वाला कौन होते हैं, राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश चलती है, मुख्य न्यायाधीश को। जो व्यक्ति पहले सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो या किसी न्यायालय या न्यायाधीश रह चुका हो या रिटायर हो चुका हो वही बनते हैं। ठीक है, ये टेम्पोररी होता है, सारे अधिकार वेतन वैधता सब मिलती है। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है ना कि जो वर्कलोड है ना उसको कम करना, जुडिशली एक्सपीरियंस का लाभ लेना, क्योंकि इन लोग के पास काफी एक्सपीरियंस रहता है ना, और नियंत्रण कंटिन्यूटी बनाए रखे और जो भी न्याय व्यवस्था है वो डिले ना हो। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, तो 128 भी समझ में आ गया, आगे चलते हैं। देखो 129 क्या है, 129 समझते हैं 129 क्या है। देखो 129 कह रहा है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, मतलब ना उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख मतलब समझते हो ना, इस पे आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। देखो समझो, अनुच्छेद 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक रिकॉर्ड की न्यायालय है, रिकॉर्ड, कोड ऑफ रिकॉर्ड, मतलब उसे अपने ही अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। सरल शब्दों में समझो, देखो कोड ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय एक रिकॉर्ड है, मतलब उसे अपनी अवमानना करने वाले को दंड की शक्ति है। मतलब ऐसा कह रहा है कि ऐसा न्यायालय जिसने निर्णय, आदेश, अभिलेख अस्थायी रूप से दर्ज किए जाते हैं, ठीक है, जिनका सबूत के रूप में एविडेंशली वैल्यू किया जा सके,
साथ ही ऐसा न्यायालय को सम्मान, डिग्निटी और अधिकार के रक्षा करे, अवमानना होती करने के लिए दंडित कर सकता है। समझो सिंपल भाषा में कि सुप्रीम कोर्ट हर निर्णय का रिकॉर्ड देश के अन्य न्यायालय को लिए स्विच करता है, इसीलिए इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। समझ रहे हो आप सिंपल भाषा में। ऐसा क्यों करता है? देखो ऐसा इसलिए करता है ना, कोर्ट ऑफ के किसी न्यायालय के आदेश, निर्णय और गरिमा की जानबूझकर अवहेलना और अनादर करना। न्यायालय के जो भी आदेश है, निर्देश है, उसको आप उल्लंघन करना। यदि सुप्रीम कोर्ट ने किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति को संपत्ति लौटाने का आदेश दे दिया तो उसे पालन नहीं करोगे तो ये सिविल अवमानना होगा। तो इसीलिए बोला गया है कि एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है। न्यायालय की गरिमा को ठोस पहुंचाना, न्यायालय के न्यायाधीश के प्रति आप मनजनक टिप्पणी नहीं कर सकते हो, न्यायालय की प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सकते हो, किसी जज की पक्षपाती कहना, कोर्ट के खिलाफ सार्वजनिक अभ्याय बयान देना, ये सब गलत है। समझ रहे हो ना? मतलब ना न्यायपालिका का एक गरिमा है, उसकी रक्षा करना, न्यायालय के आदेशों को सूचित करना, न्यायिक प्रक्रिया में निर्भीक और निष्पक्ष बनाए रखना और जनता में न्यायालय के प्रति विश्वास बनाए रखना। इसीलिए 129 में कहा गया है। इसलिए अनुच्छेद 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पास पावर दिया गया है कि किसी व्यक्ति की अवमानना की सजा दे सकता है। सजा में शामिल जुर्माना हो सकता है, जेल हो सकती है या दोनों हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये बोला गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, बहुत अच्छा से समझ आना चाहिए। समझ रहे हो ना? मतलब ना अनुच्छेद 129 समझ रहे हो ना? सरल भाषा में ये समझो कि अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या न्यायाधीश को अपमानना करते हैं, नहीं बोला जाता है कि अगर आपने कुछ बोल दिया, एक तो जानबूझ के बोला जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट, ऐसे लोग बोलते हैं, नेता हो या कोई भी हो, सब बड़ा से बड़ा मिनिस्टर क्यों ना हो, सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी आदेश, जैसे किसी को मान लो सजा सुना दिया, उसको जानबूझकर अवहेलना नहीं कर सकते, जो सजा सुनाया है आपको मानना होगा। सुप्रीम अगर आप नहीं मानोगे तो सुप्रीम कोर्ट उसको सजा दे सकता है। समझ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेश जो होती है ना, वो फैसले अस्थायी रूप से रिकॉर्ड किया जाता है और ये फैसले कानून का हिस्सा बन जाते हैं। समझ रहे हो ना? इसीलिए अभिलेख न्यायालय है। इसका रिकॉर्ड 200, 300, 20 साल तक रखा जाता है रिकॉर्ड, और बाद में उसको बताया जाता है देखो इस सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला इस टाइम सुनाया था। मतलब ना ये कानून का एक हिस्सा बन जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत और अधिकार की रक्षा खुद कर सकता है। ठीक है, ये बात है। तो अच्छा है 129 अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, अब आते हैं 130। 130 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ होगा। देखो अभी वर्तमान स्थिति में देखोगे तो दिल्ली में है, लेकिन अगर वो चाहे तो अपना पोजीशन को चेंज कर सकता है, ये पूरा अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, तो 130 में ही बोला गया, मान लो कि अभी दिल्ली में है, बाई चांस उनको लगता है कि मैं दिल्ली में ना रह के मैं मुंबई में शिफ्ट हो जाऊँ तो कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थान तो अभी दिल्ली में है, परंतु मुख्य न्यायाधीश इंडिया भारत के जो राष्ट्रपति है उनसे अनुमति लेगा और अदालतों की बैठक को भारत के किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित कर सकता है। कोर्ट को पूरा छूट है। ठीक है, अगर जरूरत पड़े ना तो ऐसे किसी विशेष केस के लिए सुविधा के लिए मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति लेकर सुप्रीम कोर्ट की बैठक सेशन भारत के किसी भी शहर में कर सकता है। जैसे मान लो कि अगर कभी कभी दक्षिण भारत जैसे चेन्नई, हैदराबाद, बंगलुरु में मामला की संख्या बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा अपराधी बढ़ गए, बहुत सारे केस आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो मुख्य न्यायाधीश को लगेगा कि अब क्या करना चाहिए, तो राष्ट्रपति महोदय जी से अनुमति लेगा और अस्थायी रूप से एक सुप्रीम कोर्ट बेंच बैठा सकता है। कहाँ? उधर साइड में। हालांकि ऐसा सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायालय सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही रहा है, इसीलिए अभी चर्चा चल रहा है कि समय समय पे कहीं पे हो
ऐसा क्यों करना है? ताकि लचीला हो, न्याय की सुविधा बहुत जल्दी मिल सके और भौगोलिक स्वतंत्रता फिक्स लेवल है। ठीक है। 131 131 देखो क्या कहता है, कह रहा है उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, प्रारंभिक अधिकारिता। देखो ये इम्पोर्टेंट है, याद ध्यान रखना। देखो 131 क्या कहता है, 131 कहता है ना कि सर्वोच्च न्यायालय उन विवादों पर अधिकार होगा जो भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच जिनमें कोई कानूनी अधिकार शामिल हो। समझ रहे हो ना? तो ये अपीलीय अधिकार 131 में है, ऐसे समझो। अगर भारत सरकार और राज्य सरकार या राज्य के बीच कोई कानूनी झगड़ा हो जाता है, ठीक है, जैसे मान लो भारत सरकार के बीच में या राज्य सरकार के बीच में या राज्यों के बीच में, जैसे ऐसे समझो भारत के बीच में और राज्य सरकार के बीच में आपस में लड़ाई हो गया, कानूनी लड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ, या दो राज्यों के बीच में कानूनी लड़ाई हो गया, तो इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए क्या होगा, जो लीगल डिस्प्यूट होगा ना, इसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। इसीलिए इसको मूल क्षेत्राधिकार के मतलब होती है। देखो बोला गया ना, प्रारंभिक अधिकारिता। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब होती है कि ऐसे मामले सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जा सकते हैं, निचली अदालत या हाई कोर्ट में नहीं। ये 131 का कहना है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो सुना जा सकता है, जैसे भारत सरकार बनाम एक से अधिक राज्य आपस में लड़ चुके हो, या दो से अधिक राज्य के बीच में विवाद खड़ा हो चुका हो, या भारत सरकार या राज्य के बीच में कोई कानूनी लड़ाई शुरू हो चुका हो, तो ये सब सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। इसलिए बोला गया है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता होगी, 131 में कहा गया है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ये सब कब नहीं सुनेगी? देखो कब नहीं सुनेगी, सुनेगी तो ये ठीक है, कब नहीं सुनेगी? जब कोई राजनीतिक मामला हो, पॉलिटिकल इशू होगा ना, तो नहीं सुना जाएगा। जैसे उदाहरण में कावेरी जल विवाद, बिल्कुल इसी में आता है। असम अरुणाचल प्रदेश बाउंड्री, इसी में आता है। केंद्र बनाम राज्य, टैक्सेशन, ये सब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ही करेगा इसको, ये सब इसी में आता है। जैसे कोई कावेरी जल विवाद हो गया, भारत सरकार क्या हो गया, ये इसी के तहत आएगा, अनुच्छेद 131 के तहत। असम अरुणाचल प्रदेश देख रहे थे ना, बहुत दिन से लड़ाई हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा इस मामला को। केंद्र राज्य बनाम टैक्स के लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, तो इसका भी निपटारा सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ठीक है। या कोई भारत सरकार राज्य सरकार के बीच के विवाद हो गया हो, या कोई इंडिविजुअली कंपनी प्राइवेट पार्टी के बीच में हो गया हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे मान लो इस मामला में नहीं जा सकते, मान लो आप भारत सरकार से और एक व्यक्ति से निजी प्राइवेट के बीच में लड़ाई हो गया, तो नहीं, आप नहीं जा सकते। इसीलिए बोला गया है केंद्र राज्य के बीच संवैधानिक संतुलन को बैलेंस बनाना 131 का काम है। जो फेडरल सिस्टम है ना, निष्पक्ष और कानून समाधान, ये इसी का काम है। नेचुरल रिवोल्यूशन और राजनीतिक विवादों को कानूनी दायरों को सुलझाना भी इसी का काम है। ठीक है। अब आते हैं 132। देखो 131 का हटा दिया गया है। ठीक है। 132 क्या है? कुछ मामले को उच्च न्यायालय से अपीलीय में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, अनुच्छेद 132 में कहा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 132 में समझो 132 में क्या बोला गया है। अनुच्छेद 132 में कहा गया है कि कुछ मामला, जैसे बहुत सारे ऐसे मामला होती है, रुको एक साथ, पता नहीं आवाज लगता नहीं आ रहा था। हाँ, अनुच्छेद 132 कह रहा है कि कुछ मामला, जैसे कुछ ऐसे मामले होते हैं जो उच्च न्यायालय से अपीलीय न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में अधिकारिता कर सकते हैं। 132 में ये बोला गया है, समझ रहे हो? कुछ मामला जो उच्चतम न्यायालय में अपीलीय, उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। देखो जैसे किसी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मामला हो, अब वो प्रमाण पाकित दे दिया हो और इस मामला की
संविधान की व्याख्या करना हो तो वो क्या करता है, उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, ये बोल रहा है। मतलब कि उच्च न्यायालय के किसी मामला प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दे दिया है, उस मामले में संविधान की व्याख्या करना हो, संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है लॉ के लिए, तो हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। सिंपल भाषा में समझो कि अगर किसी मामले संविधान की व्याख्या से जुड़ा हो और संपूर्ण कानूनी प्रश्न उठा सकता हो और ये उच्च न्यायालय यह मानता है कि यह प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही योग होता है, तो ऐसे में हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 132 में कहा गया है। सिंपल में समझो, मान लो कि एक व्यक्ति का मामला उच्च न्यायालय में चल रहा हो और उसने यह प्रश्न उठाता है कि यह कोई विशेष कानून के संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या बोला गया है, समानता का अधिकार का उल्लंघन है। तो यह प्रश्न सीधे संविधान से जुड़ा हुआ मामला है, तो क्या होगा कि उच्च न्यायालय का ये प्रमाण दे सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना चाहिए। इसके तहत अनुच्छेद 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप अपील का अधिकार ले सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 133 देखो, अनुच्छेद 133 कहता है, अनुच्छेद 133 का मतलब है सिंपल भाषा में अनुच्छेद 133 कह रहा है कि उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलीय में उच्चतम न्यायालय में अपीलीय अधिकार था। मतलब ना, ऐसे बहुत सारे मामले सिविल मामले होते हैं, जो नागरिक वाले मामले होते हैं, वो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे अपील का अधिकार कर सकते हैं। अगर किसी नागरिक सिविल से उच्च न्यायालय के अंतिम फाइनल जजमेंट दे दिया और उसे निर्णय को लग रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, परंतु केवल तभी आप उच्च न्यायालय में यह जा सकते हो या मामला कोई विधिक प्रश्न शामिल है, जैसे सार्वजनिक महत्व, जनरल इम्पोर्टेंस का है, तो उसे आप सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाना आवश्यक होगा। यह है अनुच्छेद 133 में। ठीक है, नहीं समझाता हूँ सरल भाषा में। अगर किसी व्यक्ति को नागरिक मामला जैसे सिविल केस चल रहा हो, संपत्ति विवाद, अनुबंध या अधिकारों के मामला, तो उच्च न्यायालय में तो समाप्त हो गया, लेकिन अगर कोई ऐसा कानून प्रश्न है जो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, लगता है कि ये मामला पूरे देश के लिए, हर देश को सुनना चाहिए, हर पब्लिक को, तो ये उच्च न्यायालय का प्रमाण पत्र दे सकता है, जिससे ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। जैसे मान लो कि दो राज्यों के बीच नदी के जल के विवाद चल रहा हो और उच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया कि इसमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या राज्य को नदी के जल को स्वतंत्र उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये तो सार्वजनिक प्रश्न हो गया, तो इसलिए उस प्रश्न का, उस उच्च न्यायालय का मामला 133 के तहत आप अनुमति ले सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब है अनुच्छेद 134 के का उच्चतम न्यायालय के अपील के लिए प्रमाण पत्र, वही 134 के लिए उच्चतम न्यायालय के लिए प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। अब आती है अनुच्छेद 135। अनुच्छेद देखो 135 का रहा कि विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय के अधिकारिता और शक्तियों के उच्चतम न्यायालय का प्रमुख होना। मतलब इसमें कह रहा है कि जब तक संसद कोई अन्य कानून नहीं बनाती, सुप्रीम कोर्ट के सभी अधिकार और शक्तियां प्राप्त होगी। जो भारत के संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट को संविधान के लागू होने से 26 जनवरी 1950 से प्राप्त थी। ये इम्पोर्टेंट बात है। मतलब ना, ये कह रहा है कि अनुच्छेद 135 के अनुसार कि जब तक कि संसद कोई अन्य कानून नहीं बना लेती, सुप्रीम कोर्ट के जो भी अधिकार है और शक्तियां प्राप्त होगी, तो भारत के संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट संविधान लागू होने से जो पहले था 26 जनवरी 1950 से सारे प्राप्त हो गए।
ऐसे समझिए, भारत के संविधान लागू होने से पहले क्या था, एक फेडरल कोर्ट, एक संघीय न्यायालय था। कौन? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत काम कर रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो फेडरल कोर्ट क्या हुआ, खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पे एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। तो इसीलिए तो 135 में कहा गया है कि अगर संसद ने अभी तक किसी मामले में कोई नया कानून नहीं बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट के वही सही अधिकार, सारे अधिकार होंगे जो फेडरल कोर्ट को दिए गए थे। बस 135 में यही बोला गया। ठीक है, समझ रहे हो ना? जैसे बहुत सारे मामले दिए गए, जैसे 135 में ये भी सुनिश्चित करता है ना कि संविधान लागू होने से पहले चल रहे मामले को न्याय की नियंत्रता बनेगी, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां मजबूत होगा, सब कुछ बनाएगा। 135 में ये बोला गया। 136 में क्या बोला गया? देखो 136 में कह रहा है कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। तो क्या होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष अधिकार देना देना है कि किसी भी न्यायालय या अधिकरण, कोड हो या ट्रिब्यूनल हो, उसके विरुद्ध अपील की अनुमति दे सके। इसी में अनुच्छेद 136 आता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में जो भारत के भीतर किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण से संबंधित है, जैसे सैनिक न्यायाधीशीकरण को छोड़कर, तो उचित समझे तो किसी व्यक्ति को विशेष अनुमति, स्पेशल लीव प्रदान कर सकता है ताकि उस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। ऐसे नहीं समझा? देखो, अगर किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय या न्यायाधीशीकरण के से निर्णय नहीं मिला, मान लो कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो न्यायालय से, हाई कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसको निर्णय नहीं मिला, तो सुप्रीम कोर्ट से अनुमति, लीव मांग सकता है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपील करने की इजाजत दी जाए। तो ये अनुच्छेद 136 में है। देखो, ये अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये मामला न्यायालय का हनन हुआ है, ये कानून के काफी गंभीर हुई है, गलती हुआ है, तो विशेष अनुमति लेकर अपील सुन सकता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का मामला उच्च न्यायालय या किसी सरकारी ट्रिब्यूनल में हार गया, तो बेचारा हार गया, सजा सुना दिया उच्च न्यायालय ने, ये सरकारी ट्रिब्यूनल ने, और उस व्यक्ति को लगता है ना कि हमारा जो निर्णय हुआ है यह न्यायपूर्ण या गलत या कानून का व्याख्या पर आधारित है, मैं नहीं इसको मानने वाला हूँ, तो वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालेगा, पिटीशन डाल सकता है कि वो विशेष अनुमति, स्पेशल लीव दी जाए ताकि मैं अपील कर सकूं। फिर यह सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये मामला गंभीर है तो स्पेशल लीव पिटीशन के तहत वो स्वीकार लेता है और फिर मामला को सुनता है। नहीं समझा? नहीं समझा? देखो 136 में क्या कहा गया? 136 में कहा गया है कि मान लो कि आपका केस हाई कोर्ट में चल रहा होता या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था, ठीक है, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था, ठीक है, और वहां पे सजा सुना दिया गया और आप संतुष्ट नहीं हो वो सजा से, मतलब जो आपको सुनाया गया है आप उससे संतुष्ट नहीं हो, मतलब आपको लग रहा है कि सही तरीका से संविधान का, कानून का क्या हुआ है, अवहेलना किया गया है या पालन नहीं किया गया है, तो आप क्या करोगे, आप एक पटिशन डालोगे, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी अब पटिशन तो डालना पड़ेगा कहाँ, विशेष अनुमति के तहत डालना पड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा और फिर वो मामला को सुनेगा। ये ऐसा होती है अनुच्छेद 136 में, ठीक है। देखो 136 में सुप्रीम कोर्ट में अत्यंत व्यापक अधिकार भी देता है कि वो न्याय की रक्षा करे, किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल का निर्णय पे लागू हो सकता है। ये जो है ना कोर्ट मार्टल, मतलब सैनिक न्यायाधिकरण के मामले में नहीं लागू होता है, ये है। तो 136 में ये बोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 137 137 में देखो क्या कहा गया। 137 में कहा गया है कि निर्णय और आदेशों को उच्चतम न्यायालय में पूर्वालोकन करना, जुडिशली रिव्यू करना। देखो ये जो है ना, ये एक मेन प्रोविजंस दिया गया है 137 के अनुसार
कि सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा किसी भी निर्णय या आदेश को पूर्ण विचार रिव्यू करने का पूरा अधिकार है, बशर्ते कि अधिकार संविधान या किसी संसद द्वारा बनाए गए कानून या सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अधीन होगा। तो यहाँ पे 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को पूर्वालोकन करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, मतलब ना अगर सुप्रीम कोर्ट खुद को अपने निर्णय में गलत महसूस कर रहा हो, मान लो उन्हें सजा सुनाया, उसको लग रहा है कि मैंने गलत सुना दिया, तो फिर से वो सजा को रिव्यू कर सकता है। जैसे कि किसी तथ्य या कानून की गलत व्याख्या हो गया हो या कोई नया प्रमाण सामने आया हो, तो पिछले फैसले को फिर से रिव्यू करके स्वयं सुधारने की शक्ति, सेल्फ करेक्शन पावर सुप्रीम कोर्ट में है। वो अनुच्छेद 137 में दिया गया है। ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति को मान लो दोषी ठहरा दिया गया, बाद में पता चला कि एक नया सबूत मिला है जो दिखाता है कि वो व्यक्ति निर्दोष है, तो भाई मामला तो फंस गया है, वो पहले से दोषी है और फिर से कोई नया एविडेंस मिल गया उसको जो प्रमाणित करता है कि वो व्यक्ति दोषी नहीं है, निर्दोष है, तो क्या होगा, उस मामला में रिव्यू पिटीशन डाला जाएगा, पूर्ण विचार याचिका डाली जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को पुनः समीक्षा करेगा, रिव्यू करेगा और अपनी गलती को मानता है और फिर से अपना फैसला को पलट सकता है। तो ऐसा ये सुप्रीम कोर्ट में पावर दिया गया। ठीक है, ये हाई कोर्ट के पास भी पावर है, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये हाई कोर्ट के पास भी ये पावर दिया गया है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है ना कि कोई दुरुपयोग नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में। तो 137 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 138 देखो, 138 कह रहा है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। देखो, संसद जो है ना वो कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता है उसको इनलार्ज कर सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामले सुनने का अधिकार दे सकती है जो पहले अधिकार सीमा में नहीं आते थे। समझ रहे हो ना, मतलब इनका जो है ना पावर को और बढ़ाया जा सकता है। सरल शब्दों में समझो कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो अधिकार संविधान में पहले से तय किया गया है कि आपको ये संविधान के तहत ये सुनना है, मतलब जो भी रूल रेगुलेशन बनाया गया है। लेकिन संसद को लगता है कि अगर उचित समझे सुप्रीम कोर्ट को कुछ और मामले सुनने को अधिकार दिया जाए तो क्या करेगा, कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां को और बढ़ा सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट की अधिकारता को बढ़ाने का पूरा अधिकार संसद को है। समझ रहे हो, मान लो ऐसे समझो, मान लो कि कोई नया विषय बढ़ गया, जैसे साइबर अपराध, साइबर सिक्योरिटी होता ना, या डिजिटल डाटा से जुड़ा मामला हो, अगर ये संसद चाहे तो इसे कानून बनाकर इस मामले को अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये भी आप कह सकता है। कौन, संसद। फायदा क्या होती है, इससे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां बढ़ जाती है। अधिकारिता बढ़ाने के कार्य केवल संसद ही कर सकती है, राज्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता तभी बढ़ाई जा सकती है जो वो संविधान के स्वरूप में हो, भारत सरकार और राज्य के बीच सहमति हो सके और समय पे आवश्यकता में सक्षम बनाया जा सके, तभी। ऐसा नहीं कर सकते कुछ भी आप बढ़ा दो। ठीक है, तो 138 139 क्या है, देखो 139 है, कुछ मामले रीट को शक्तियों को उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया गया है। मतलब ना अनुच्छेद 139 कहा गया है कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दे सकता है कि वो किसी भी विषय पर विरोध के लिए रीट जारी कर सके। इसके सिवाय रीट को पहले से आपको पता है कि अनुच्छेद 32 में प्रदान किया गया है। ऐसे समझो कि सुप्रीम कोर्ट पहले से आपको पता है कि अनुच्छेद 32 के साथ रीट जारी करने का अधिकार दे दिया गया। कितने अधिकार दिया गया है, 5 हैबियस कॉर्पस, मैडमन्स, क्वाइट वारंटो, प्रोविजंस, आर्टिकल्स, ये सब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो क्या है, अनुच्छेद 139 भी कहता है कि अगर चाहे तो संसद सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दे सकता है कि अन्य प्रकार के मामले को भी रीट जारी कर सके और मौलिक अधिकार को सीधे संबंधित हो। समझ रहे हो, मतलब ना जैसे मान लो कि संसद एक नया कानून बनाया,
और उसमें कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को प्रशासनिक निर्णयों की पारदर्शिता लाई जाए, जिसमें रिट जारी करने का अधिकार हो। तो यह सुप्रीम कोर्ट 139 के तहत दी जाएगा। तो ये 139 में एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया। इसी तरीके से 39 का में भी इसी तरीका से है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 140 मैं रिपीट करूंगा फिर ये इसको फिर से देखो। अनुच्छेद 140 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करना, जो भी अनुशासनिक शक्तियां है ना वो उसको प्रदान करना। मतलब सुप्रीम कोर्ट की अपनी न्यायिक कार्रवाई को प्रभाव रूप से चलाने के लिए अतिरिक्त सहायक शक्तियां की प्रदान करना। सीधा समझो, मतलब संसद जो होगा पार्लियामेंट, वो कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त शक्तियां दे सकती है। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 140 में, जो उनके द्वारा अपने कार्यों को अधिक प्रभावी और पूर्ण रूप से संपन्न करने के लिए आवश्यक है। समझ रहे हो ना? जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पहले से बहुत सारे शक्तियां हैं, लेकिन अपील सुनना, रिट जारी करना, पूर्ण विचार करना, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपना काम प्रभावी ढंग से करने के लिए अतिरिक्त शक्तियों की जरूरत पड़ती है, तो संविधान सीधे तौर पे नहीं दी गई है। तो ऐसे स्थिति में क्या करेगा? संसद अधिकार कानून बनाएगा और न्यायिक सहायक शक्ति के साथ उसको दे सकेगा। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि उच्चतम न्यायालय को न्यायिक शक्तियां दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 141 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि को सभी न्यायालय में आबद्ध होकर कहना। देखो, अनुच्छेद 141 कहता है ना कि भारत के उच्चतम न्यायालय यह घोषित किया गया है कि कानून, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, मतलब भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होगा। जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा सबको मानना होगा। जो भी हाई कोर्ट है ना, इसके नीचे वाले सबको मानना होगा। मतलब ना, जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट किसी कानून, प्रश्न, क्वेश्चन, लॉ पर फैसला देता है तो वह फैसला केवल उन मामलों के लिए नहीं, पूरे देश के सभी न्यायालय को कानून बन जाती है। यानी कोई भी निचली अदालत हो, या तो हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उसके विपरीत कभी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर में सुप्रीम कोर्ट है। यही है देश का कानून, लॉ ऑफ लैंड। ऐसे समझो, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया 3 तलाक पे। अब 3 तलाक असंवैधानिक है, बिल्कुल उन्होंने दिया था। तो भारत के जितने सभी न्यायालय है इस सिद्धांत के अनुसार फैसला देगा कि कोई भी अदालत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विपरीत नहीं जा सकता। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की व्याख्या हो, वही व्याख्या सभी अदालत में मान्य होगी। तो ये अनुच्छेद 141 में कहा गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट की कानून की व्याख्या करेगा, देश भर में न्याय की एकरूपता सूचित करेगा। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पुराने निर्णय को समीक्षा कर सकता है, अनुच्छेद 137 के तहत जुडिशली रिव्यू। और ये न्यायपालिका की एकता, जुडिशली के आधार को दर्शाता है, अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 142 ये देखो क्या है? उच्चतम न्यायालय की डिक्रिया और आदेशों को परिवर्तन और प्रकटीकरण के बारे में आदेश। देखो, अनुच्छेद 42 कहता है, अनुच्छेद 42 कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले को यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस है, ऐसे आदेश, निर्णय, दिशा दे सकता है जो उचित लगे। मतलब संसद कानून बनाकर यह प्रावधान कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्णय को लागू करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। समझ रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट जो होगा ना, वो असाधारण शक्ति है, किसी भी मामले में न्याय को पूरी तरीका से सुनिश्चित करती है, अनुच्छेद 142। ठीक है, मतलब ना सुप्रीम कोर्ट यह देखेगा कि न्याय हो रहा हो या नहीं। सब बहुत सारे ऐसे ऐसे आप देखोगे ना, ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 143 में लगता है कि राष्ट्रपति महोदय जी को लगता है कि कोई हमें कानून की परामर्श चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। ठीक है, ये आसान है। अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 144 तो अनुच्छेद 144 कह रहा
कि सिविल और न्यायिक प्राधिकरण द्वारा उच्चतम न्यायालय के सहायता करना। मतलब ना इसमें ये कह रहा है कि भारत के भीतर स्थित सभी नागरिक न्यायिक प्राधिकरण उच्चतम न्यायालय की सहायता करने के लिए संविधान और उसके आदर्शों के अनुसार काम करेंगे। मान लो कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे देता है, जैसे किसी व्यक्ति को रिहा करो, किसी संपत्ति को जब्त करो, कोई जांच कराने का आदेश दिया, तो सभी अदालतें, सभी सरकारी पुलिस प्रशासन संस्थान उसकी आदेश को पालन करेंगे और लागू करने के लिए बाध्य होंगे। 144 में आप क्या कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, पालन करना ही पड़ेगा। ये देश का नागरिक का एक कर्तव्य होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया है। ठीक है, मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी राज्य सरकार को आदेश दिया कि अवैध खनन तुरंत बंद होना चाहिए, तो पता है, देखते हो ना कि राज्य सरकार, स्थानीय पुलिस प्रशासनिक तुरंत उसकी कार्रवाई को बंद कर देते हैं। ये अगर आप नहीं करते हो ना तो संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, अनुच्छेद 144। ठीक है, अनुच्छेद 144 का 145 अनुच्छेद 145 क्या कहता है, न्यायालय के नियम। देखो, उच्चतम न्यायालय के जो भी नियम प्रक्रिया है, मतलब 145 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने कामकाज नियम स्वयं बना सके, बशर्ते कि राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो। राष्ट्रपति की स्वीकृति वहां प्राप्त होना चाहिए। मतलब ना कि ऐसे मामले में सुनवाई किस तरह होगी, न्यायाधीश किस तरह फैसले सुनाएंगे, निर्णय कैसे जारी किया जाएगा, पिटीशन की प्रक्रिया क्या होगी, सब क्या है, सब नियम बनाने की प्रक्रिया क्या है 145 में है, जो सुप्रीम कोर्ट खुद तय करता है। 146 में क्या है, 146 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार और सेवक और व्यय। मतलब ना इसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक रजिस्ट्रार होगा, अन्य अधिकारी जो भी ऑफिसर वगैरह काम करते हैं ना, कर्मचारी सब होंगे, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। आप देखे होंगे जो भी वैकेंसियां निकलती है ना सुप्रीम कोर्ट के, देखोगे तो ये खुद निकालता है। उनके वेतन भत्ते भारत के राष्ट्रपति से ही स्वीकृति तय किया जाएगा। मतलब कोई भी आप जॉब देखोगे ना तो आप सुप्रीम कोर्ट निकालता है। 147 में क्या है, 147 यहाँ तक समझ में आ गया। 147 में है निर्वाचन, मैं डिटेल करूंगा इसको। देखो 147 कहता है ना कि इस भाग में, जो भी 5 भाग में जहां पे भी संविधान की व्याख्या का उल्लेख है उनमें सब शामिल है। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, इसकी व्याख्या मानी जाएगी। सरल शब्दों में ये मानो ना कि जो भी भारत के संविधान में पहले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू हुआ था, जो ब्रिटिश शासन का एक प्रकार का संविधान था, जब भारत का एक नया संविधान बना तो उसमें कुछ शब्द अवधारणाएं सीधा 1935 से ही ले लिए गए हैं। तो 147 कहता है ना कि अगर किसी मामले में पुराने शब्द या प्रावधानों का अर्थ समझना जरूरी हो तो भी संविधान की व्याख्या का हिस्सा माना जाएगा। यानी संविधान की व्याख्या करते समय पुराने जो भी ब्रिटिश कानून है ना उसकी भी अर्थ जानना पड़े तो हम संविधान की व्याख्या के अंतर्गत ही माना जाएगा। जैसे समझ में आ गया। तो ये था हमारा अनुच्छेद पूरा। देखो अब डिटेल हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। 124 से देखो, सबसे पहले क्या है 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। 125 में कहा गया है कि न्यायाधीशों के वेतन भत्ते जो भी होगा, वेतन भत्ते, समझ रहे हो ना। 124 से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं 147 तक। देखो सबसे पहले क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के क्या किया जाएगा, देखो 125 में क्या कहा गया कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। 125 में इसकी स्थापना की गई है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और बहुत सारे अन्य न्यायाधीश होंगे। जैसे अभी आप देखोगे ना वर्तमान समय में तो एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है, तो टोटल मिला के
34 न्यायाधीशों में, और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय जी करेंगे। 125 में कहा गया है न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते सुप्रीम कोर्ट के संसद द्वारा तय किया जाएगा, ठीक है। 126 में कहा गया है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों में जब भी मुख्य न्यायाधीश को अनुपस्थित हो जाए, रिक्त हो जाए, या राष्ट्रपति किसी अन्य न्यायाधीश के रूप में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चुन सकता है। अनुच्छेद 127 में कहा गया है कि अतिरिक्त न्यायाधीश जब भी सुप्रीम कोर्ट का काम बढ़ जाए या बहुत ज्यादा हो जाए, तो इस स्थिति में क्या होती है, जो भी रिटायर्ड जज होते हैं वो उनको नियुक्त किया जाता है और उनकी यूज किया जाता है, उनको एक्सपीरियंस को देख के उनको काम दिया जाता है, ठीक है। 127 में कहा गया। 128 में कहा गया है, नहीं 127 में कहा गया ना कि अतिरिक्त जज की अगर जरूरत पड़े ना तो हम नियुक्त कर सकते हैं। सॉरी, 127 में ये बोला गया है कि अगर काम की जरूरत ज्यादा बढ़ जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो राष्ट्रपति के अनुसार उनके आदेश से न्यायाधीशों की अस्थायी रूप से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति कर सकता है। अब 128 में ये कहा गया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, ऑलरेडी जो पहले से जज रिटायर हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, उनकी सहमति से, किनकी सहमति से? राष्ट्रपति की सहमति से किसी मामले की सुनवाई में फिर से बुलाया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 का था ना कि ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना शक्ति है। मतलब मान लो कि कोई सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि अगर आपने अवमानना कर दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, तो किसी को दंडित कर दिया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। मान लो उच्चतम न्यायालय ने सजा सुना दिया, आप उसको मान ही नहीं रहे हो, या किसी को आप उसको अवमानना कर रहे हो, या किसी को फैसला सुनाया आप मान ही नहीं रहे हो, ये सब कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अवमानना शक्ति है। 130 में कहा गया है कि कोर्ट की शक्ति का बैठक होगा। मतलब ना सुप्रीम कोर्ट की बैठने की जगह दिल्ली होगी, परंतु अगर लगता है कि राष्ट्रपति के परामर्श से और कहीं पे भी हम बैठ के सजा सुना सकते हैं तो बिल्कुल सुना सकते हैं। अनुच्छेद 131 है मूल्य अधिकार था। देखो जैसे क्या होती है ना, सुप्रीम कोर्ट कभी कभी बहुत सारे ऐसे जटिल कानून होते हैं जिसके बीच में फंस जाता है मसला। जैसे दो राज्यों के बीच का मामला फंस गया हो, या भारत सरकार राज्य के मामला फंस गया हो, तो ऐसे केस में ये सब निपटारा सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। जैसे टैक्सेशन का मामला, नदी जल विवाद का मामला, पर्यावरण का मामला, या कोई बाउंड्री के लेके मामला, तो ये सब कहाँ जाएगा? सब सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा और यहीं पे सीधा अधिकार सुना जाएगा, ठीक है। तो ये मूल अधिकारता में आता है 131 में। 132 में कहा गया कि संविधान की व्याख्या के मामले में भी, देखो मतलब कह रहा ना कि अगर किसी मामले में संविधान का व्याख्या प्रश्न है तो उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। जैसे क्या होती है ना कि कभी कभी कुछ मामले ऐसे होते हैं जो उनको लगता है कि ये मामला हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। जैसे वो मामला आपने हाई कोर्ट में सुन लिया, सिविल कोर्ट में सुन लिया, और ये मामला को लगता है कि देश हित के मामला है, बहुत इम्पोर्टेंट मामला है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में इनको ले जाना चाहिए, ठीक है। 134 एक देखो 133 है, ठीक है। 131 पढ़ लिया, 132 आपने पढ़ लिया। 133 है ना, नागरिकों मामलों की अपील। देखो बहुत सारे ऐसे सिविल मामले होते हैं जो काफी महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न हो जाते हैं, जो उच्च न्यायालय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हो 133 के तहत। जैसे बहुत सारे ऐसे मामला होती है ना जो लगता है ना कि ये प्रश्न की संविधान से जुड़ा हुआ मामला है, ये संविधान से जुड़ा हुआ मामला है और लग रहा है कि हमको सुप्रीम कोर्ट में इस मामला को सुनना चाहिए, तो 133 के तहत आप जा सकते हो। 134 के देखो 134 के कह रहा 134 के कह रहा कि फौजेदारी मामला, फौजेदारी मतलब समझ लो ना, क्रिमिनल मामलों को विशेष परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। फिर है 135 में है संघीय न्यायालय से प्रवर्तित शक्तियां, और इसको शक्ति दिया जा सकता है। मतलब संविधान लागू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट को ऑलरेडी बहुत सारे शक्तियां दिया गया है, लेकिन अगर संसद को लगता है कि नहीं और शक्तियां दी जाए और बहुत सारे मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट सुन सके,
तो ये 135 में दिया गया है। 136 में दिया गया विशेष अनुमति से अपील, मतलब ना सुप्रीम कोर्ट किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के विरुद्ध विशेष अनुमति स्पेशल लीव दे सकता है 136 में। 137 जो है ना वो पूर्ण विचार शक्ति जुडिशली रिव्यू है, मतलब कभी कभी क्या होती है ना कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला को गलत तरीका से सुना देता है या कभी उनसे मिस्टेक हो जाता है, कानून को सही तरीका से व्याख्या नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करता है फिर से रिव्यू करके फैसला को पलट सकता है 137 में। 138 में कह रहा अतिरिक्त अधिवक्ता, मतलब ना ये बोल रहा है कि इसको और क्षेत्र को बढ़ा सकता है, कानून मतलब संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकार क्षेत्र है ना उसको पूरा बढ़ा सकता है 137 में, सॉरी 139 में, 138 में। 139 में है कि रिट अतिरिक्त रिट शक्तियां। देखो आपको पता है कि अनुच्छेद 32 जो है वो रिट जारी करने का शक्तियां दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन लगता है कि मुझे और रिट जारी की शक्तियां पावर मिलना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट से और भी रिट शक्तियां दे सकता है। 140 में कह रहा है सहायक शक्तियां। देखो सुप्रीम कोर्ट और उसके देखो सुप्रीम कोर्ट में जो भी कार्य होते हैं, कैसे सजा सुनाना है, कैसे पिटीशन डायल करना है, उनके जो भी ऑफिसर वगैरह जॉब करते हैं, टाइपिस्ट वगैरह जो भी होते हैं, सब उनका अधिकार है कि अपने रूल और नियम खुद बनाएं और उनकी शक्तियां दें, ठीक है। तो सारे रूल जो होती है ना वो सब उन्हीं के पास होता है। संसद के कोर्ट को उनके अधिक प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त शक्तियां खुद दे दिया गया। अनुच्छेद 141 बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट को निर्णयों की बाध्यता, सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दिया कि आपको मान लो यूपी सरकार को बोल दिया कि अभी अवैध खनन बंद होना चाहिए, तो वहाँ के जितने सारे पुलिस होंगे, ऑफिसर होंगे, वहाँ के जो गवर्नमेंट होगी सबको मानना होगा, अब मतलब पूर्ण रूप से मानना होगा, ठीक है। अनुच्छेद 142 में कहा गया है कि पूर्ण न्याय करने की शक्ति। देखो जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो मामले को पूर्ण कंप्लीट जस्टिस देने की लिए आवश्यक आदेश दे सकता है। फिर है अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि ये मामला अगर कोई राष्ट्रपति महोदय जी को कानून की परामर्श चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो परामर्श दिया गया है राष्ट्रपति जी को वो माने या ना माने वो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। अनुच्छेद 144 में सभी प्राधिकरण की सहायता, भारत के सभी नागरिक और न्यायिक सुप्रीम कोर्ट की सहायता करने के लिए बाध्य। फिर है अनुच्छेद 145 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कार्यकारिणी और नियम रूल खुद बना सकता है। देखते हो ना आपने देखा होगा अनुच्छेद 145 के तहत ये बोला गया है कि जो भी नियम कानून बनाएंगे खुद बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होगा। अनुच्छेद 146 है सुप्रीम कोर्ट की धार में जो भी कर्मचारी वगैरह की जरूरत पड़ेगा वो सेवक वो खुद अपना मैनेज करेगा। देखो जॉब निकलती है ना, आपने देखा होगा जॉब निकलती है वो खुद निकालता है। फिर है 147 के तहत है कि संविधान में जो भी धाराएं हैं व्याख्या करने के समय में पुराने समय के जो भी व्याख्या, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बहुत सारे धाराएं थी, वो धाराएं अभी भी संविधान के तहत माना जाएगा और अगर चाहा तो उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ये है संविधान के पावर। तो ये पूरा अनुच्छेद जो था वो संविधान के ये क्या था सुप्रीम कोर्ट का था, ठीक है।